नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एसपीटी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की जो पुस्तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ही कारगर साबित होने वाली है, जिसमें कि विगत 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। दोस्तों, यह पुस्तक जो है वो वर्ष 1992 से लेकर के वर्ष 2023 तक के प्रश्नों को संकलित की हुई है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 1990 सेट से हैं। और इसमें बात करें तो इस पुस्तक में का जो लेटेस्ट आरआरसी ग्रुप डी का 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसमें के भी प्रश्न पत्र को इसमें शामिल किया गया है। और इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसका मुख्य आकर्षण है दोस्तों भारतीय रेल एक परिचय, उसके बाद में विश्व और भारत का इतिहास, विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, उसके बाद में दोस्तों भारत एक परिचय, उसके बाद में विश्व एक परिचय और फिर समसामयिक घटना। और इसके साथ ही जनसंख्या 2011, हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, उसके बाद में कृषि एवं पशुपालन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इन सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। दोस्तों, ये पुस्तक जो है वो केवल रेलवे ही नहीं बल्कि और भी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, विशेषकर बात करें तो जो बिहार का एग्ज़ाम है जिसमें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और यहाँ तक कि दरोगा तक के भी प्रश्न पत्र को इसमें, बिहार दरोगा एसआई के भी प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है, या वहाँ तक के प्रश्न को भी ये कवर कर सकती है। बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। इसके एक बार हम लोग विषय सूची को देख लें। सबसे पहले बात करें दोस्तों ये पुस्तक के बारे में, तो यह पुस्तक जो है वो पूर्णतः संशोधित पुस्तक है या संशोधित संस्करण है जो कि सुजीत कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में बात करें दोस्तों इसके विषय सूची के बारे में, तो इसका विषय सूची कह रहा है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे इसमें कंटेंट दिए हुए हैं। हम लोग बात करें अपने कंटेंट के बारे में तो अभी तक हम लोग अध्याय 1 से लेकर के या टॉपिक 1 से लेकर के कुल मिलाकर बात करें तो हम लोग 44 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग 45वां टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होगा। दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूं कि इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, जहां से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसको कब शुरू किया गया, कैसे शुरू किया गया और ये किस प्रकार से काम करती है और फिर किस स्तर पर ये काम करती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति को ही पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल पर काम करती है। इसके बाद में बात करें तो वर्ष 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने ही सबसे पहले या सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। कहने का मतलब है कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की सुझाव देने वाला था दोस्तों लॉर्ड रिपन। वो कब दिया था दोस्तों? तो 1882 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो लॉर्ड रिपन को ही इसका सुझाव देने के कारण ही लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहने वाला था दोस्तों लॉर्ड ब्राइस। कहने का मतलब है कि लॉर्ड ब्राइस के द्वारा ही स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला की संज्ञा दी गई थी। और वहीं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये जो है दोस्तों, या पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है वो बलवंत राय मेहता के द्वारा ही दिया गया था। जबकि भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर वर्ष 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। और बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। जबकि पंचायती राज्य जो है वो है दोस्तों राज्य सूची का विषय। कहने का मतलब है कि सूची का 3 प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों केंद्र सूची या संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और फिर तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो ये पंचायती राज्य व्यवस्था को हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य में अपनी अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था हो सकती है।
और उस पर अपना राज्य नियंत्रण करेगा। उसके बाद में बात करें तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ही ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रावधान उल्लेखित है। जबकि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 ईस्वी में, तो उसी संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उसके पहले अर्थात कुल मिलाकर बात करें तो 1992 से पहले पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जब 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, तो उसके बाद ही इस संविधान को संशोधित करके पंचायती राज्य व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, या पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद में देखें तो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो है वो LM सिंघवी समिति के द्वारा वर्ष 1986 ईस्वी में तथा PK थुंगन समिति के द्वारा वर्ष 1988 ईस्वी में इसकी सिफारिश की गई थी। कहने का मतलब है कि ये दो समितियां थी, जो कि LM सिंघवी समिति और फिर उसके बाद में PK थुंगन समिति, इसी के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की या संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिलवाने की सिफारिश की गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, जिसे कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर वर्ष 1959 ईस्वी को ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में हुआ था। कहने का मतलब है कि भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत किया गया, जो कि 2 अक्टूबर वर्ष 1959 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरा राज्य है, जहां पर 11 अक्टूबर वर्ष 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ था। जबकि 73वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 ईस्वी के द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से लेकर के 9 तक 11वीं अनुसूची के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि 11वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 29 विषय थे या 29 विषय को उल्लेख किया गया है, जो कि इसका कार्य क्षेत्र से संबंधित है, जिन पर की पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का जो 11वां अनुसूची है उसमें कुल मिलाकर के 29 विषय ऐसे हैं जिन पर स्वयं पंचायत जो है वो अपना विधि या कानून बना सकती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि पंचायती राज अधिनियम से भी संबंधित है, वो 24 अप्रैल वर्ष 1993 ईस्वी को पूरे देश में लागू हुआ और इसलिए ही 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती चुनाव कराने का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। कहने का मतलब है कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज्य व्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया, तब पंचायत लेवल पर चुनाव करने वाला पहला राज्य था दोस्तों मध्य प्रदेश। अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार पंचायत लेवल का चुनाव हुआ था। इसके बाद में बात करें तो वर्तमान में भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की संरचना जो है वो त्रिस्तरीय है और त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश करने वाला था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब किया गया था इसके द्वारा, तो वर्ष 1957 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि वर्ष 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। जबकि पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद आती है और ये तीनों के सम्मिलित रूप को ही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि सभी पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है या 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। कहने का मतलब है कि पंचायत में जो चुनाव होती है उसका निर्धारण राज्य सरकार करेगा कि कब चुनाव होगी, कितने अवधि पर होगी और इसका कार्यकाल होता है। कहने का मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं और उसमें जो उम्मीदवार जीतते हैं वे 5 वर्षों तक ही अपने पद पर कायम रह के पंचायत में अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। इसके बाद में पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन जो है वो 6 माह के अंदर ही शेष अवधि के लिए होता है। कहने का मतलब है कि अगर पंचायत भंग हो गया, पंचायत भंग होने के बाद में उसे 6 माह के अंतर्गत ही या 6 माह के अंदर ही पुनः निर्वाचन या दोबारा निर्वाचित करके उसे भरा जा सकता है।
इसके बाद में बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। दोस्तों पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम होती है या ग्राम सभा होती है, जो कि ये पंचायत लेवल पर होती है या जिसे कि ग्राम पंचायत भी कहा जाता है। इसके बाद में मतदाता सूची के बारे में बात करें तो मतदाता सूची में दर्ज अर्थात वैसे कैंडिडेट, वैसे मताधिकार, वैसे मत देने वाले व्यक्ति जो 18 वर्ष अपनी आयु को पूरा कर लिए हों, वे सभी के सभी लोग जो है वो ग्राम स्तर पर या ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि मतदाता सूची में दर्ज अर्थात जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो चुका हो वह सभी के सभी लोग जो हैं वो ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद में भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण की बात करें तो वह है दोस्तों ग्राम सभा। कहने का मतलब है कि ग्राम सभा जो है वो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके बाद में ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे दो चुनाव के बारे में बात हुआ, एक हुआ ग्राम सभा के लिए। ग्राम सभा के लिए चुनाव जो है दोस्तों वो ग्राम पंचायत के स्तर पर होता है, जबकि पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद में ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वह मुखिया होता है तथा सरकारी पदाधिकारी जो होता है दोस्तों वो होता है पंचायत सेवक। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत जो होता है उसमें का प्रमुख मुखिया को बनाया जाता है और ये मुखिया जो है वे अपने पंचायत के जनता के द्वारा चुने गए प्रमुख होते हैं, जबकि एक सरकारी पदाधिकारी भी होता है जो कि पंचायत सेवक होता है और इस पंचायत सेवक को सरकार नियुक्त करती है। इसके बाद में ग्राम सभा का बैठक जो है वो सरपंच बुलाता है। इसी ग्राम पंचायत में एक पद सरपंच का भी होता है जो जिसका काम होता है ग्राम सभा में बैठकों का बुलाना और उसको संपादित करना। दोस्तों सरपंच के बारे में बात करें तो सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष के बाद में 2/3 बहुमत के द्वारा भी हटाया जा सकता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि सरपंच हेतु जमानत राशि जो है वो 200 रुपया तय की गई है, जबकि वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को ही जमानत राशि जब्त की जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है और वह 1/6 भाग प्राप्त करने में अगर वो असफल होता है तब उसकी जमानत की राशि जो है वो जब्त हो जाती है और उसकी जमानत की राशि कितनी होगी दोस्तों, तो वो होगी 200 रुपये। इसके बाद में ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत जो है दोस्तों वो है मेला एवं बाजार कर। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो मेला लगता है या जो बाजार लगता है उससे जो चुंगी या उससे जो कर वसूला जाता है वही ग्राम पंचायत के आय का स्रोत होता है। इसके बाद में पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 33% आरक्षण का भी व्यवस्था किया गया है। जबकि अगस्त 2009 की बात करें तो अगस्त 2009 में पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है और वर्ष 2009 से पंचायती राज में भी महिला जो है वो 50% आरक्षित है। कहने का मतलब है कि वो भी आधी सीट पे चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद में ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या जो है वो 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। जबकि ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वो 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में किया जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ गाँवों को मिलाकर अगर वहाँ की आबादी 1000 तक पहुँचती है तो वहाँ पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। जबकि ब्लॉक या खंड स्तर की बात करें तो ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पंचायत समिति जो है वो ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करती है। दोस्तों ग्राम पंचायत जो कि सबसे निचला स्तर होता है और उसके बाद में इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत जो है वो सबसे निचले पायदान पर होती है, जबकि जिला जो है दोस्तों वो सबसे ऊपरी स्थान पर होती है और इन दोनों के बीच में पंचायत समिति जो है वो एक संपर्क स्थापित करती है। कहने का मतलब है कि पंचायत का इन्फॉर्मेशन जिला तक पहुंचाना पंचायत समिति का काम है और जिला से कोई सूचना ग्राम पंचायत तक पहुंचाना ये पंचायत समिति का ही कार्य है। उसके बाद में बात करें तो पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पंचायत समिति का कार्य केवल सूचना ही पहुँचाना नहीं बल्कि विकास के कार्य को भी
विकास के कार्य को भी आदान प्रदान करना, जिससे कि दोनों में संपर्क स्थापित बना रहे, ये इसका काम है। लेकिन हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन और प्रधान आदि कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं उन्हें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। कहीं कहीं उन्हें प्रमुख के नाम से पुकारते हैं, तो कहीं चेयरमैन कहा जाता है, तो कहीं पर दोस्तों उन्हें प्रधान कहा जाता है। उसके बाद में पंचायत समिति के सचिव के बारे में बात करें तो पंचायत समिति का जो सचिव है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ होता है। और बीडीओ के बारे में बात करें दोस्तों तो ये एक सरकारी पद होता है जो कि एग्ज़ाम के निकालने के बाद में दोस्तों ये सरकार के द्वारा नियुक्त की गई पोस्ट होती है। उसके बाद में बात करें तो ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब है कि अगर ग्राम पंचायत की बैठक होगी तो उसमें जितने सदस्य होंगे उन सदस्यों में से 1/3 सदस्य का उसमें उपस्थित होना ये अनिवार्य है। और पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था की बात करें दोस्तों तो पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था है जिला परिषद, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। इसके बाद में जिला परिषद का मुख्य कार्य की बात करें तो जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों जिला परिषद के जो पदेन सदस्य होते हैं वो वहाँ के स्थानीय सांसद और फिर वहाँ के स्थानीय विधायक होते हैं। जबकि भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है वर्ष 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद में बात करें तो केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर भी निर्भर करती है, जबकि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। दोस्तों अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा वर्ष 1977 ईस्वी में दिया गया, जबकि द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, 3 स्तर की है, लेकिन वहाँ पर अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर तक ही रखने का सुझाव दिया गया था। और वो पहला स्तर पर रहता था दोस्तों ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। यही दो व्यवस्था के लिए सिफारिश किया गया था दोस्तों अशोक मेहता समिति के द्वारा वर्ष 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जबकि इस व्यवस्था को मान्यता नहीं प्राप्त हो पाई। इसके बाद में बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश जो है वो अशोक मेहता समिति ने ही की थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश को द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। वही बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PBK राय समिति के द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में दिया गया था। लेकिन 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा था और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद और फिर राज्य स्तर पर दोस्तों राज्य विकास परिषद की सिफारिश की गई थी। जबकि पश्चिम बंगाल जो है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। कहने का मतलब है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला जो राज्य है दोस्तों वह है पश्चिम बंगाल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को, जो कि पृथ्वी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से संबंधित है। इसके बारे में बात करते हैं तो देखते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट कह रहा है कि एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। दोस्तों जीवन रखने वाला जो ग्रह है वह है पृथ्वी। कहने का मतलब है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन है या जीवन का अस्तित्व है। वहीं बात करें पृथ्वी का विषुवतीय व्यास के बारे में तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है दोस्तों 12,756 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर की। वहीं इसके बाद बात करें तो ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर की बात करें तो ये इसमें 42 किलोमीटर का अंतर है, जबकि पृथ्वी जो है वो अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
वहीं पृथ्वी की गति की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में गति करती है और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उस प्रक्रिया को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। और उसके बाद में जब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जब घूमती है, कहने का मतलब है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। और इस परिक्रमण के कारण ही दोस्तों ऋतु परिवर्तन होता रहता है। जबकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है इसकी बारे में बात करें तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। जबकि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी का त्रिज्या मापने वाले वैज्ञानिक रहे थे इरेस्टोस्थनीज। जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की भाग की बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग है वो केवल 59% ही दिखाई देता है। और दोस्तों पाइथागोरस ने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोल है। जबकि पृथ्वी तथा सूरज के मध्य में अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी की बात करें तो पृथ्वी और सूरज के बीच में दोस्तों सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। जबकि पृथ्वी और सूरज के बीच में न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी और सूरज के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उसके दोस्तों अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी और सूरज के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये 3 जनवरी को होता है। उसके बाद में उपसौर या उपसौरिक एवं औपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दोस्तों एप्साइड रेखा कहा जाता है। जबकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो 1/81 है। वहीं बात करें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड जो है वो है दोस्तों अंटार्कटिका। जबकि पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है ज्वालामुखी। कहने का मतलब है ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे लंबे दिन की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है जो कि उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन की बात करें तो यह 22 दिसंबर को होता है। और पृथ्वी पर सबसे छोटे दिन की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। जबकि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है। वहीं दिन रात की अवधि जो समान है दोस्तों वह है भूमध्य रेखा पर। कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है वो बिल्कुल बराबर होती है। अर्थात जितने समय का दिन होगा उतना ही घंटे का रात भी होगा। उसके बाद में पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होता है दोस्तों, ये होता है 23 सितंबर को जो कि बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में 21 मार्च को जिसे कि शरद विषुव के नाम से जानते हैं। और यही वो 2 तिथि है। कहने का मतलब है कि 23 सितंबर और 21 मार्च की वो तिथि है जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं। इसके बाद में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में विभाजित है। पहला है दोस्तों सियाल जिसे कि भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद में सीमा जिसे कि मेंटल कहते हैं या मेटल कहते हैं। उसके बाद में नीफे जिसे कि क्रोड कहते हैं। और तीन ही परतों से मिलकर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई है। दोस्तों पृथ्वी के इन तीनों में पृथ्वी के ऊपरी भाग की बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। जबकि भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में जो तत्व मिल देते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं वह है दोस्तों ऑक्सीजन जो कि 46.6% पाया जाता है। और सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है वो 27.72% पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? तो ये भूपर्पटी पर पाया जाता है। जबकि सियाल के घटक की बात करें तो सियाल का घटक है दोस्तों सिलिका एवं एल्युमिनियम। और सीमा की घटक की बात करें तो वह है दोस्तों सिलिका एवं मैग्नीशियम। जबकि नीफे बना होता है दोस्तों निकेल और आयरन से। वहीं पृथ्वी के नीचे के द्रवित शैल की बात करें तो पृथ्वी के नीचे का जो द्रवित शैल है वो है मैग्मा। और यही मैग्मा जो है दोस्तों वो ज्वालामुखी उद्गार के बाद नीचे से ऊपर उत्पन्न होती है या ऊपर आती है, जो आगे चल करके कभी बहुत बड़े बड़े पठार का भी रूप ले लेती है। इसके बाद में बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जबकि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। और जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है दोस्तों? तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य या सूरज का प्रकाश। उसके बाद में पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा तत्व है दोस्तों? वह है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। जबकि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो है दोस्तों वह है लिथोस्फीयर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को।
जबकि जबकि बाह्य परत का ऊपरी भाग जो है दोस्तों वह एस्थेनोस्फीयर। और पृथ्वी पर जल के भाग की बात करें तो पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% है और मात्र केवल 29% पर ही स्थल भाग है। जबकि जल राशि का स्वच्छ जल भाग जो है वो केवल 2.5% है। कहने का मतलब है कि पूरी पृथ्वी पर 71% जल है और मात्र 29% स्थल है। और इन 71% में पीने योग्य पानी या पीने योग्य जल या स्वच्छ जल जो है वो मात्र और केवल 2.5% ही है। जबकि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की। और पृथ्वी पर अधिकतम गहराई की बात करें तो सबसे अधिक गहराई है मोरियाना गर्त की या मेरियाना गर्त की। दोस्तों महासागरों की औसत गहराई की बात करें तो पृथ्वी पर महासागरों की औसत गहराई है 4000 मीटर की। और वहीं बात करें तो सूरज विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचने में या सूरज विकिरण का जो पृथ्वी तक पहुंचता है वो मात्र 51% ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। जबकि लवणता व्यक्त किया जाता है दोस्तों, लवणता को व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। जबकि समुद्री जल की औसत लवणता होता है दोस्तों 35 प्रति हजार। वहीं समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। जबकि सबसे अधिक या सर्वाधिक लवणता वाला है दोस्तों वान झील जो कि तुर्की में है और ये 330% लवणता वाला झील है। इसके बाद में बात करें तो समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर के खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर के खींची गई रेखा जो है दोस्तों वो कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। जबकि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यातप की बात करें तो विषुवत रेखा पर ही होता है। जबकि भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के ऊपरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है दोस्तों देशांतर रेखा। जबकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसके बाद में बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों कर्क रेखा पर। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है मकर रेखा पर। वहीं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो यह है आर्कटिक वृत्त पर। जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो यह है अंटार्कटिक वृत्त पर। वहीं पृथ्वी 1 घंटे में बात करें तो पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। जबकि एक देशांतर जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। इसके बाद में बात करें तो अश्व अक्षांश क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश की बात करें दोस्तों तो ये 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां ही अश्व अक्षांश कहलाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो ये लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है जिसे कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में बात करें तो ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से या 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है और इसी रेखा को दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं जिसका निर्धारण वर्ष 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में किया गया था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो इसको खींचा जाता है दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर के और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है दोस्तों वो भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। इसके बाद में दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। जबकि दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो है वो विषुवत रेखा पर होती है जो कि 111.32 किलोमीटर की होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। जबकि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर जिसे कि अंध महासागर भी कहा जाता है उसी में स्थित है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव जो है उसे वायुमंडल कहा जाता है और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वो 0 से लेकर के 4% के बीच होती है। और जबकि वायु दाब की बात करें दोस्तों तो सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब को ही वायु दाब कहा जाता है। जबकि वायुमंडलीय दाब की मापने की इकाई की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है दोस्तों बार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। वहीं इसके बाद में दोस्तों एक बार की बात करें तो एक बार जो है वो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जबकि बैरोमीटर पाठ्यांक जो है वो जब एकाएक अर्थात अचानक नीचे गिर जाता है तो ऐसी कल्पना की जाती है या ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि अब आंधी तूफान आने वाला है या
ऐसे बात करें तो बैरोमीटर का जब पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है तो ये आंधी तूफान को सूचित करता है, जबकि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो जब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि दिन जो है वो साफ रहने वाले हैं। वही बात करें तो बैरोमीटर के बारे में, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि अब बारिश होने वाला है या वर्षा होगा। उसके बाद में वायुमंडल में जल की उपस्थिति जो है वो आर्द्रता कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब वायुमंडल में जल की मात्रा उपस्थित होने लगेगी तो उसे आर्द्रता कहेंगे। और वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है दोस्तों हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसे हाइग्रोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। जबकि वायु की बात करें तो वायु है दोस्तों गैसों का मिश्रण, और इसके मिश्रण में 78% नाइट्रोजन होता है, उसके बाद में 21% ऑक्सीजन और फिर 0.03% कार्बन भी मिला होता है, जिसे कि वायु कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल में विद्यमान जो अक्रिय गैस है दोस्तों वो है आर्गन गैस, जो कि एक अक्रिय गैस है और ये वायुमंडल में विद्यमान है। उसके बाद में बात करें तो वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। जबकि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, और वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह है दोस्तों क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं जो है वो घटित होती है। फिर इसके बाद में बात करें तो वायुमंडल का सबसे अधिक या सर्वाधिक घनत्व वाला जो मंडल है वह है दोस्तों क्षोभ मंडल। इसके बाद में बात करें तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मिलीमीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप जो है वो घटता जाता है, क्रमशः 1 डिग्री सेंटीग्रेड से घटेगा। उसके बाद में पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में जो है वो वृद्धि होती जाती है, और प्रत्येक 32 किलोमीटर जब नीचे आदमी जाएगा तब क्या होगा दोस्तों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि हो जाएगी। वहीं क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि की बात करें तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में, और वायुयान जो है दोस्तों वो उड़ते हैं समताप मंडल में। कहने का मतलब है कि जो समताप मंडल है उसी समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है, उसमें क्या पाई जाती है, या वो पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। कहने का मतलब है ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है ओजोन परत या ओजोन गैस। उसके बाद में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ओजोन परत की अगर मोटाई को मापना हो तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाएगा। और ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है, तो दोस्तों CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ओजोन परत जो है वो नष्ट या उसका क्षरण होते रह रहा है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि उल्का से संबंधित घटनाएं हैं दोस्तों मध्यमंडल की, जबकि रेडियो तथा संचार जो है वो आयनमंडल से संबंधित है। और वहीं बहिर्मंडल की बात करें दोस्तों तो बहिर्मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, उसके बाद में CH4 और फिर उसके बाद में NO2। दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और मानसून की बात करें तो मानसून जो है वो सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में ही आता है। और भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। इसके बाद में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तो ये होती है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटते मानसून के कारण ही, और ये जाड़ों के दिन में होती है। कहने का मतलब है जाड़ों के दिन में जब मानसून जब लौटता है दोस्तों, तो लौटते हुए मानसून के कारण ही तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है। वहीं भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा की बात करें तो भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है दोस्तों 110 सेंटीमीटर। जबकि चक्रवाती वर्षा की बात करें तो चक्रवाती वर्षा जो है वो पछुआ हवा बहने के से ही होता है, या पछुआ हवा बहने के कारण ही चक्रवाती वर्षा होता है। जबकि पछुआ हवा की बात करें तो पछुआ हवा दोस्तों कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखती 60। ये तीनों के तीनों नाम जो है दोस्तों वो पछुआ पवन कहलाती हैं। उसके बाद में फेरल का सिद्धांत जो है दोस्तों वो पवनों की दिशा से संबंधित है, जबकि विभिन्न रेखीय निम्न वायु पेटी या वायुदाब की पेटी जो है वो शांत कटिबंध या फिर डोलड्रम कहलाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले टॉपिक को। इसके बाद में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियों से संबंधित। इसके बारे में देखिए तो पहला पॉइंट कह रहा है हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। कहने का मतलब है हिमालय का निर्माण जो है दोस्तों वो अवसादी चट्टानों से मिलने से ही हुआ है।
उसके बाद में हिमालय की लंबाई की बात करें तो हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर की है और हिमालय की बात करें तो वो एक नवीन वलित पर्वत है और इसका निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से ही हुआ है। दोस्तों इसके बारे में आगे बात करें तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है, उसके बाद में हिमाद्री या महान हिमालय, उसके बाद में लघु या मध्य हिमालय और उसके बाद में जो निचला है दोस्तों या जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है दोस्तों शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसके बाद में बात करें तो जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंची श्रेणी है वह है दोस्तों हिमाद्री। कहने का मतलब है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है और भारत में या भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो है दोस्तों कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ता है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर की, जबकि ये कंचनजंगा जो है दोस्तों वो सिक्किम हिमाद्री में स्थित है। इसके बाद में विश्व के स्तर पे बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये माउंट एवरेस्ट भी हिमाद्री में ही स्थित है जो कि नेपाल में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8850 मीटर की। जबकि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि ट्रांस हिमालय जो है वो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, जबकि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत जो श्रेणियां हैं वे सभी के सभी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय के उत्तर दिशा में स्थित है और उसी ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत की श्रेणियाँ ये सब पाई जाती है। वहीं बात करें तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों केटू या गॉडविन ऑस्टिन। कहने का मतलब है कि केटू का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम की बात करें दोस्तों तो अभी हम लोगों ने देखा है कि काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है या ट्रांस हिमालय में पाया जाता है और इसी ट्रांस हिमालय में काराकोरम पाया जाता है और इसी काराकोरम श्रेणी पर दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन या केटू चोटी है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होता है। अब इसके बाद में हम लोग लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो लघु हिमालय के बारे में बात करें तो लघु हिमालय जो है वो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है और पीर पंजाल, बनिहाल ये दोनों जो है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में है, जबकि उसके बाद में धौलाधर हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में है। उसके बाद महाभारत की श्रेणी जो है वो नेपाल में है और ये सभी के सभी जो हैं वो लघु या मध्य हिमालय के भाग हैं। कहने का मतलब है कि लघु या मध्य हिमालय का जो भाग है वह है दोस्तों पीर पंजाल या बनिहाल और ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश का है और उसके बाद में महाभारत श्रेणियाँ जो कि नेपाल में है वे लघु हिमालय के भाग है। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल ये जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी के सभी मध्य हिमालय के क्षेत्र में या लघु हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाली छोटी छोटी घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सभी मर्ग कहे जाते हैं। और मर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसे ही जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। जबकि इसी को उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शिमला की बात करें तो शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। और लद्दाख क्षेत्र में बात करें तो लद्दाख के क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दर्रा के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों तो भारत में सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है और काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में बात करें तो शिवकिला, बारालाचला, उसके बाद में रोहतांग ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों ये एक दर्रा भी है और ये दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है वो कौन कौन सा है, तो वह दोस्तों शिवकिला, बारालाचला और उसके बाद में रोहतांग। दर्रा से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों एग्जाम में और दर्रा से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो यह होगा कि एक तरफ जगह या क्षेत्र का नाम देगा और दूसरे तरफ दर्रा का नाम देगा और दोनों से मिलान करने को बोलेगा। फिर दूसरी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट प्रश्न कि ये दर्रा कहने का मतलब कि शिवकिला की ही बात करें तो शिवकिला दर्रा जो है वो किस प्रदेश में आता है या ये किस क्षेत्र में आता है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिलहाल बात करें तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि लिपुलेख, थागला, नीतीला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है।
उसके बाद में जयलेपला की बात करें तो जयलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और बोमडिला उसके बाद में बुमला दीफू तथा यांगयाप दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद में बारालाचाला दर्रा की बात करें तो बारालाचाला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है और लेह मनाली को जोड़ता है। दोस्तों बारालाचाला दर्रा जो है वो एक मार्ग है, और ये मार्ग जो है दोस्तों वो लेह से मनाली को जोड़ता है, जबकि सेनेकोटा पास या सेनेकोटा दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को, और एलिफेंटा दर्रा जो है वो दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से अर्थात जाफना से जोड़ता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो सेवराई की जो पहाड़ी है वो चेन्नई में अर्थात तमिलनाडु में स्थित है, जबकि बृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू जो कि लद्दाख पीर पंजाल के बीच में है, और उसके बाद में कांगड़ा घाटी अवस्थित है। ये सभी के सभी है दोस्तों बृहद व लघु हिमालय के मध्य में स्थित है, जबकि शिमला, कुल्लू मनाली, उसके बाद में दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं वो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं या लघु हिमालय में ही स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखें दोस्तों तो कह रहा है कि शिवालिक की बात करें तो ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, और शिवालिक जो है वो हिमालय का एक पाद प्रदेश है या पाद प्रदेश है। कहने का मतलब है पाद प्रदेश का मतलब कि हिमालय का सबसे निचला सिरा वह है दोस्तों शिवालिक, और ये इस श्रेणी का निर्माण जो है वो सेनोजोई के काल में ही हुआ है, जिसका निचला भाग जो है वो तराई प्रदेश कहलाता है। उसके बाद में शिवालिक जो है वो लघु हिमालय से बने मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ही अलग होता है। कहने का मतलब है कि शिवालिक जो है वो लघु हिमालय से अलग होता है, और ये किस लिए अलग होता है दोस्तों, किससे इसको कौन अलग करता है, तो इसको अलग करने वाला है मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद में शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच की बात करें तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियाँ भी मौजूद है, जिन्हें कि पहले पूर्व में द्वार और उसके बाद में पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। द्वार की बात करें दोस्तों तो द्वार में कहने का मतलब है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो पूर्व साइड है उसमें दोस्तों देहरादून और कोटद्वार पड़ता है, जबकि पश्चिम साइड में दून अर्थात देहरादून पड़ता है। इसके बाद में भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वह है दोस्तों अरावली पर्वत, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह है दोस्तों माउंट आबू, और यह जो है वो गुरु शिखर पर स्थित है। कहने का मतलब है कि भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वह है दोस्तों अरावली का पर्वत, और ये अरावली पर्वत जो है इसका निर्माण हुआ है अपशिष्ट पर्वत से, जो कि एक अपशिष्ट पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की बात करें तो ये माउंट आबू पर स्थित है। उसके बाद में अरावली की पहाड़ी जो है वो कहाँ है, तो अरावली की पहाड़ी है दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि दोस्तों जब हम लोग भारत के नक्शा को देखते हैं तो ये भारत का जो नक्शा है दोस्तों, भारत के नक्शा के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ से जो भारत की नक्शा पड़ता है उसमें ये राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान के क्षेत्र में दोस्तों पड़ता है कौन सी, अरावली की पहाड़ियाँ। उसके बाद में बात करें तो अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है, जबकि अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, जो कि यही लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में अर्थात गुजरात में जाकर के ये विलीन हो जाती है। और पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो पूर्वी घाट जो है वो उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जबकि महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में है वो पूर्वी घाट का एक पर्वत है। दोस्तों हम लोग पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो पूर्वी घाट के बारे में सबसे पहले हम लोग एक भारत के यदि नक्शा को हम लोग देखेंगे तो भारत के नक्शा में ये वाला जो क्षेत्र होता है ये पश्चिमी घाट कहलाता है, और फिर इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र होता है ये पूर्वी घाट कहलाता है। और पूर्वी घाट की बात करें तो ये उड़ीसा से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, तो ये महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में है ये पूर्वी घाट का ही एक पर्वत है, और पश्चिमी घाट जो कि जिसका अन्य नाम सह्याद्री भी है वह एक भ्रंश अर्थात पठारू या भ्रंश कगार है। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है दोस्तों कह रहा है कि उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च शिखर है वह है दोस्तों कालसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च शिखर है वो है कुद्रेमुख। उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु में है, और नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलान स्थल पर स्थित है। इसके बाद में यदि इसे हम लोग समझने का प्रयास करें दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी आखिरकार है कहाँ, तो एक बार फिर से हम लोग भारत के नक्शा को इस पर ड्रॉ करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मानते हैं कि छोटा मोटा सा मतलब कि कम चलाऊँ भारत का नक्शा हो गया, फिलहाल हम लोग इसे थोड़ा सा और व्यवस्थित ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। ये हो गया, हम लोग जानते थे कि दोस्तों ये होगा पश्चिमी घाट और ये होगा पूर्वी घाट। फिर यहाँ से कुछ पहाड़ी यहाँ पे आती है और फिर यहाँ पे आती है, और जहाँ पे ये मिलती है, यहाँ पे जो मिलती है दोस्तों यही नीलगिरी की पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में है। और इसके बाद बात करें तो ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थान पर ही स्थित है,
जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों दोदा बेटा। और ऊटी, ऊटी जिसको कि ऊट कमंड भी कहते हैं, वो नीलगिरी में ही स्थित है। और इसके बाद में बात करें तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट के पर्वत में स्थित हैं। इसके बाद में हम लोग थाल घाट के बारे में बात करें तो थाल घाट का जो दर्रा है वो दोस्तों नासिक से मुंबई को जोड़ता है, जबकि भोर घाट का जो दर्रा है वो दोस्तों मुंबई से पूना को जोड़ता है। और पाल घाट जो है वो कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। और ये तीनों के तीनों जो दर्रा है दोस्तों वो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हैं। कहने का मतलब है कि एक बार फिर से यदि हम लोग भारत के नक्शा को देखें तो दोस्तों भारत के नक्शा को एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मानते हैं कि भारत का नक्शा होगा दोस्तों, और यहाँ से जो क्षेत्र चलता है ये सभी के सभी प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहे जाते हैं। और यहीं पे इधर ही प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही ये तीनों दर्रे पड़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। और थाल घाट जो है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, जबकि भोर घाट जो है वो मुंबई को पूना से जोड़ता है। और पाल घाट जो है वो कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। इसके बाद में बात करें तो गोवा से, गुजरात से गोवा तक का जो तट होता है उसको कोंकण के नाम से जानते हैं। और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र होता है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट, जिसे कि कोरोमंडल कहा जाता है। कहने का मतलब है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है उसी को ही दोस्तों क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। इसके बाद में कोडाई कनाल की बात करें तो कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में है वो एक पालनी पहाड़ी पर स्थित है। और पालनी पहाड़ी की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में ही है। और इसी पर पालनी पहाड़ी पर ही स्थित है कौन दोस्तों, कोडाई कनाल। वहीं इसके बाद में हम लोग बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोस्तों अनाईमुदी। और अनाईमुदी की बात करें तो अनाईमुदी जो है दोस्तों वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और कार्डेमम जिसे कि इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है वह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में केरल में स्थित है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि कार्डेमम या इलायची की जो पहाड़ी है वो कहाँ है दोस्तों, तो वो केरल में स्थित है। इसके बाद में भारत में सबसे जो बड़ा पठार है वो है दोस्तों दक्कन का पठार। और ये दक्कन पठार का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से। कहने का मतलब है कि दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसके बाद में दक्कन का जो पूर्वी भाग है वो दोस्तों विदर्भ कहलाता है, जबकि धारवाड़ का पठार जो है वो कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद में माहिम तट तथा दक्कन का पठार जो है वो कहाँ है दोस्तों, वो है महाराष्ट्र में। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत का रूर कहा जाता है। कहने का मतलब है कि छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों पारसनाथ। दोस्तों हम लोग रूर के बारे में बात करें, भारत का रूर, आखिरकार ये रूर वर्ड जो है, रूर से क्या मतलब है। रूर का मतलब है दोस्तों जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हों उसको रूर कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जिसे ही और इसकी अर्थात खनिज की अधिकता के कारण ही इसे भारत का रूर कहा जाता है। और ये जो दोस्तों इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, कहने का मतलब है कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों पारसनाथ। इसके बाद में बात करते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में है और ये अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है। जबकि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी की बात करें तो ये मेघालय में है। दोस्तों मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया केवल पहाड़ी ही नहीं है, बल्कि इस नाम से यहाँ पे जनजाति भी पाई जाती है। और ये जनजाति है दोस्तों गारो, खासी और जैंतिया जनजाति, जो कि मेघालय में ही पाई जाती है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य में सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर है दोस्तों धूपगढ़। कहने का मतलब है कि सतपुड़ा क्या है दोस्तों, सतपुड़ा जो है वो एक ब्लॉक पर्वत है। और यह किसके बीच में है, तो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत जो है दोस्तों ये है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। और इसका अर्थात कहने का मतलब है कि सतपुड़ा पर्वत का जो सबसे ऊंची शिखर है या सर्वोच्च शिखर है दोस्तों वो है धूपगढ़ का शिखर। इसके बाद में अन्नपूर्णा शिखर पर्वत शिखर की बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों, ये नेपाल में है। उसके बाद में महाबलेश्वर जो कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका कि उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। इसके बाद में खैबर दर्रा की बात करें तो खैबर दर्रा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और गिरनार की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, तो गिरनार की पहाड़ी जो है वो है गुजरात में। जबकि मैकाल पर्वत की बात करें तो मैकाल पर्वत है छत्तीसगढ़ में। और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है अमरकंटक। कहने का मतलब है कि अमरकंटक जो है वो मैकाल पर्वत का ही सबसे
ऊंची शिखर है या सर्वोच्च शिखर है। और ये अमरकंटक या मैकाल पर्वत कहाँ है दोस्तों, तो ये है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किसका भाग है, तो वह है गोंडवाना लैंड का भाग, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगला पॉइंट है कि सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वो कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश राज्य में है। और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देती है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो वह है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है वो जैविक मरुस्थल भी कहलाता है। जबकि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है दोस्तों वह है नमचा बारवा। और ये कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश और फिर तिब्बत के सीमा पर स्थित है। कहने का मतलब है कि नमचा बारवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। और बात करें तो कैलाश पर्वत के बारे में, तो कैलाश पर्वत जो है वो कहाँ है, तो वो चीन में स्थित है। इसके बाद में नंदा देवी चोटी जो है, नंदा देवी चोटी वो कुमायूं हिमालय का एक भाग है और नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। जबकि तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की चोटी में है। जबकि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। कहने का मतलब है कि पंचमढ़ी क्या है दोस्तों, वो एक पर्यटक स्थल है और ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये सतपुड़ा पहाड़ी पर ही स्थित है। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। और इसी सतपुड़ा पहाड़ी पर दोस्तों क्या स्थित है, एक पंचमढ़ी स्थित है, जो कि एक पर्यटक स्थल है। उसके बाद में पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। जबकि नंदी हिल्स जो है वो मैसूर शहर के पास में स्थित है। और महादेव पहाड़ी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सारामती पर्वत है नागालैंड में स्थित। उसके बाद में महेंद्रगिरी चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट में स्थित है। घाट के बारे में दोस्तों हम लोगों ने जाना है कि अगर मानता हूँ दोस्तों ये भारत का नक्शा हो गया, इसे ओवरऑल मिला के हम लोग बात करें, ये मानते हैं भारत का नक्शा हुआ। इसमें यदि बात करें दोस्तों पूर्वी घाट के बारे में, तो ये हुआ पूर्वी घाट और फिर ये हुआ पश्चिमी घाट। और ये महेंद्रगिरी की चोटी जो है वो इसी पूर्वी घाट में स्थित है। इसके बाद में भारत की जो सबसे बड़ी नदी मुख है वो है दोस्तों हुगली नदी का। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से ही हुआ है। कहने का मतलब है कि जो पर्वतीय नदी होती है वो अपने द्वारा या अपने साथ बहुत सारे अवक्षेप को या निक्षेप को बहा करके अपने साथ में लेकर आती है। और फिर जब पहाड़ी क्षेत्र से वो मैदानी क्षेत्र में आती है तो वो निक्षेप जो है वो बिखर जाते हैं या फिर रुक जाते हैं। और उसी जमाव के कारण दोस्तों वहाँ पर जो है दोस्तों बहुत बड़े विशाल का निर्माण हो जाता है। गोखुर झील के बारे में बात करें तो गोखुर झील जो है वो उत्तरी मैदान में पाई जाती है। उसके बाद में पवन के द्वारा निर्मित मैदान जो है वो पेडी प्लेन कहलाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। कहने का मतलब है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों, तो गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है। और उत्तराखंड में किस जगह से, तो गंगोत्री हिमनद से होती है। और ये गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में बात करें तो वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा जो है वो गंगा कहलाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये 2 नदियाँ अलग अलग दिशा से आती है। और जब ये दोनों नदियाँ आपस में आकर के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ से जब एक धारा में निकलती है तो वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। इसको यदि हम लोग डायग्राम पे समझने का प्रयास करें तो दोस्तों यहाँ से भागीरथी नदी आ रही है और फिर इधर से अलकनंदा नदी आ रही है। और ये दोनों का जो यहाँ पे मिलान स्थल होता है ये कहलाता है दोस्तों देवप्रयाग। और देवप्रयाग से मिलने के बाद में ये दोनों नदियाँ एक ही धारा में इधर पूर्वी भारत की ओर आ जाती है, यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है और फिर जाकर के ये गंगा नदी बनते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद में हम लोग बात करें तो जमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों गंगा जहाँ से निकलती है यहाँ से दोस्तों निकलती है भागीरथी नदी। और भागीरथी के ही दोस्तों यहाँ से इसके समानांतर एक नदी निकलती है जो कि जमुना नदी है। और ये फिर आकर के गंगा नदी में आगे मिल जाती है, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, वह है दोस्तों जमुना। इसके बाद में बात करें तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों जमुना है, जबकि जमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। और सोन नदी के बारे में बात करें तो सोन नदी जो है वो गंगा में दक्षिण से आकर के मिलती है,
जबकि गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि नेपाल में जो शालिग्राम नदी है या नारायणी नदी है वहीं बिहार में या जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम सोन नदी में बदल जाता है। इसके बाद बात करें तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो गंगा का नदी बेसिन है। जबकि चीन का जो तिब्बत का क्षेत्र है दोस्तों उसकी सबसे लंबी नदी यारलुंग जोंगबो है, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब है कि जो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है वही नदी चीन तिब्बत के क्षेत्र में यारलुंग जोंगबो के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है या उसे वहाँ पर पद्मा कहा जाता है। जबकि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है या जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल करके जमुना हो जाता है। दोस्तों एक यमुना होता है, एक जमुना होता है, लेकिन यहाँ पे यमुना नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है वो मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। कहने का मतलब है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों धाराएं आपस में मिलती है तब वह मेघना नदी कहलाती है और फिर इसकी सहायक नदी जो होती जाती है दोस्तों वो बराक हो जाती है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। कहने का मतलब है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, वो है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कौन बनाता है दोस्तों, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगबू के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से और फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कहने का मतलब है कि 3 जगह पर 3 नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में रहती है तो उसे सांगपो के नाम से जानते हैं, और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम बदल करके दिहांग हो जाता है, और जब असम में जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसके बाद बात करें तो नदी के द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि नदियाँ जब बंगाल की खाड़ी में या अपने मिलन स्थान पे जब मिलने वाली होती है तो वहाँ पे उसके नदी के द्वारा जो लाए गए अवशेष होते हैं, जो निक्षेप होते हैं, वे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और एक जगह इकट्ठा होने के बाद दोस्तों वे एक डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद में डेल्टा की आकृति की बात करें तो उस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। और इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी अर्थात ज्वार नदमुख कहते हैं। उसके बाद में नर्मदा नदी जो है वह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और कावेरी गंगा महानदी नदियाँ जो है वो डेल्टा बनाती है। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने देखा दोस्तों एस्चुअरी या ज्वार नदमुख किसे कहते हैं, तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कौन दोस्तों, तो नर्मदा नदी। कहने का मतलब है कि नर्मदा नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और जबकि कावेरी गंगा और महानदी की बात करें तो ये क्या बनाती है दोस्तों, ये डेल्टा बनाती है। उसके बाद में नर्मदा और ताप्ती नदियों के बारे में बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। अधिकांशतः नदियाँ जो हैं दोस्तों, भारत में जो अधिकांशतः नदियाँ हैं वे पश्चिम से पूरब की ओर ही प्रभावित होती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी की बात करें तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और यह नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। जबकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो है अमरकंटक, और नर्मदा जो है वो अधिकांशतः मध्य प्रदेश में ही बहती है, और नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी की बात करें तो सबसे अधिक बिना मार्ग बदले हुए ही सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी है दोस्तों नर्मदा। जबकि धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में ही है, जबलपुर में, और ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर ही स्थित है। इस तरीके से हम लोग दूसरी भाषा में ये बात कह सकते हैं कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है, और ये नर्मदा नदी के साथ साथ मध्य प्रदेश जबलपुर में भी है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो भारत का कौन सा राज्य दोस्तों, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में नदी के द्वारा काट छांट की क्रिया जो है वो अपर्दन कहलाती है, और जमा करने की प्रक्रिया जो है वो निक्षेपण कहलाती है। कहने का मतलब है कि नदी जब अपने एक धारा प्रवाह गति से चलती है तो वो क्या करती है, अपने साथ कुछ निक्षेप भी लेके आती है, और जब वो निक्षेप कहीं एक जगह जमा करेगी तो वो निक्षेपण कहलाएगा, और अपने साथ में अपनी तेज गति के कारण अगल बगल का क्षेत्र का जब कटाव करेगी तो उस कटाव को दोस्तों अपर्दन कहा जाएगा।
इसके बाद में बात करें तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कहने का मतलब है कि कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, जबकि इसके उद्गम स्रोत की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। जबकि शिव समुद्रम प्रपात की बात करें तो ये कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर ही स्थित है। और कावेरी जल विवाद की बात करें तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, जबकि कृष्णा नदी का विवाद है दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों के बीच में। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत में लंबाई के अनुसार से बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है गोदावरी, अर्थात गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी है, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है कृष्णा नदी। और गोदावरी नदी जो है उसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या बृहद गंगा की उपमा दी गई है, या उसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थान है दोस्तों नासिक। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक त्र्यंबक गांव है, उसी पहाड़ी से ही दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में बात करें तो पैन गंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। कहने का मतलब है कि गोदावरी नदी की दो सहायक नदियां हैं, वे हैं कौन कौन? वैन गंगा और पैन गंगा। ये दोनों के दोनों नदियां जो हैं वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में चंबल नदी की सहायक नदी की बात करें तो चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है और बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी, जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। और ये कोसी नदी जो है दोस्तों वो बहुत सारा मार्ग अपना बदलते रहती है। इसके बाद में बंगाल के शोक के बारे में बात करें तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। उसके बाद में महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। और भारत की सबसे लंबी नहर जो है दोस्तों वो है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, जो कि सतलज और ब्यास नदी से जल पाती है और उसके बाद में हरिके बैराज से निकलती है। दोस्तों मिट्टी के अध्ययन की बात करें तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जबकि झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। वहीं चट्टान के अध्ययन को पेड्रोलॉजी कहते हैं, जबकि भारत की ऊंची झील चोलामू में स्थित है। दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची झील है वो है चोलामू, जो कि सिक्किम में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। और उसके बाद में कोलोरेडो नदी की बात करें तो ये कोलोरेडो नदी पर निर्मित मींड झील जो है वो संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। जबकि चिल्का के बारे में बात करें तो चिल्का जो है दोस्तों वो उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है? वह है दोस्तों चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर अवस्थित है? तो वह है ओडिशा में। कहने का मतलब है कि भारत के ओडिशा राज्य में ही चिल्का झील अवस्थित है, जो कि लैगून एवं खारे पानी की एक झील है। उसके बाद में पुलिकट की बात करें तो पुलिकट भी एक लैगून झील ही है, जो कि आंध्र प्रदेश में और उसके बाद में तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। दोस्तों पुलिकट झील जो है वो एक लैगून झील है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। जबकि होगेनकाल जलप्रपात की बात करें तो ये कावेरी नदी पर है। और भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात या कुंचिकल वाराही नदी पर कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 455 मीटर की। इसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है? वह है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, जिसे कि दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है कि ये जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये सबसे अधिक मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कि फसल जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से होती है, उपज काफ़ी उन्नत होता है, जिसमें कि गेहूँ एवं धान की फसल काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता है। उसके बाद में जलोढ़ मिट्टी में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो जलोढ़ मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी जो है इसमें
पोटास, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस और इसके साथ साथ में ह्यूमस अर्थात नमी की कमी पाई जाती है। इसके बाद में बात करें तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से ही हुआ है। उसके बाद में कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ही उत्तम होती है, जिसे कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में काली मिट्टी की बारे में बात करें तो काली मिट्टी जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। उसके बाद में लौह ऑक्साइड की अधिकता वाले बात करें तो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही लाल मिट्टी का रंग जो है वो प्रायः लाल होता है। इस तरीके से लाल मिट्टी जो है वो प्रायः उर्वरता विहीन अर्थात बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है और चूने का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि जो दोस्तों ये लाल मिट्टी जो है वो एक तरफ से तो वो बंजर भूमि है, उसमें ज़्यादातर फसलें उत्पादित नहीं होती है, लेकिन उसे उर्वरता या उसे उर्वरक बनाने के लिए उसमें हम लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात चूने का छिड़काव करेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, वो लाल मिट्टी जो है वो थोड़ी बहुत उपजाऊ हो जाएगी। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि लाल मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत जैसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि लेटराइट मिट्टी के निर्माण की बात करें तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट फूट करके जल के साथ चूना और सिलिका के निछालन से ही होता है या हुआ है। उसके बाद में चाय के बारे में बात करें तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी ही उत्तम मानी जाती है और इसमें आयरन एवं सिलिका उपयुक्त मात्रा में होती है। जबकि भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद में दोस्तों भारत के मानसून के बारे में बात करें तो भारत का जो मानसून है इसका आगमन जून के प्रथम सप्ताह में ही केरल में होता है, जबकि भारत में अधिकांश वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों, या भारत में सबसे अधिक या अधिकांश वर्षा से दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों मानसून का जो प्रथम आगमन है वो जून के प्रथम सप्ताह में होता है और किस क्षेत्र में होता है तो केरल में होता है दोस्तों। इसके बाद में जाड़े के दिन में बात करें तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल के तट पर वर्षा होती है और ये क्यों होती है दोस्तों, तो ये लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। कहने का मतलब है कि जब मानसून लौटता है तो जाड़े के दिन में भी तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, जबकि ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद में दोस्तों कह रहा है कि गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जिसे कि नार्वेस्टर कहा जाता है और रबी की फसल जो है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है, जबकि मार्च और अप्रैल महीने में काट ली जाती है। इसके बाद में खरीफ फसल के बारे में बात करें तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के महीने में होती है और नवंबर दिसंबर के महीने में इस फसल को काट लिया जाता है। इस तरीके से बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि जितने भी हैं ये सभी के सभी रबी फसल के उदाहरण हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि ये सभी जो हैं वो खरीफ फसल के उदाहरण हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो खरीफ फसल है अर्थात धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सभी के सभी जो है वो खरीफ फसल है और खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है और फिर नवंबर दिसंबर तक आते आते इस फसल को काट लिया जाता है। इसके बाद में बात करें तो भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है दोस्तों लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में हम लोग बात करें तो पहले अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। दोस्तों भारत का जो द्वीप समूह है उसको दो भागों में हम लोगों ने बांटा, पहला रहा था लक्षद्वीप और दूसरा रहा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में बात करें तो लक्षद्वीप समूह जो है दोस्तों वो प्रवाल से निर्मित है, प्रवाल अर्थात कोरल से निर्मित है। और इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती और इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों वो है एंड्रोस द्वीप। इसके बाद में बात करें तो इसमें लक्षद्वीप समूह में कुल मिलाकर के 36 द्वीप हैं और 36 द्वीप में बात करें तो केवल 10 द्वीपों पर ही मानव रहता है। इसके बाद में हम लोग बात करें तो
इसके बाद में श्रीहरिकोटा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है और यह एक प्रवाल द्वीप है। दोस्तों प्रवाल द्वीप के बारे में बात करें तो प्रवाल द्वीप आंध्र प्रदेश में है जिस पर कि श्रीहरिकोटा है। उसके बाद में लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती और लक्षद्वीप में कुल मिलाकर के द्वीपों की संख्या 36 है और इन 36 द्वीपों में से 10 ऐसे द्वीप हैं जिसपे कि मानव रह सकता है। इसके बाद में 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल है वह दोस्तों लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। इसके बाद में हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है एंड्रोथ और लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है दोस्तों बिट्रा। जबकि लक्षद्वीप के लोग जो है वो मलयालम भाषा बोलते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो एक ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित द्वीप है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करें तो कुल मिलाकर के 572 द्वीप हैं। इस तरीके से दोस्तों अगले पॉइंट को देखें दोस्तों तो अगला पॉइंट कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल और सबसे पहले बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिलाकर के 572 द्वीप हैं और 572 द्वीप के बाद में बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, जबकि ग्रेट चैनल जो है वो सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है उसको ग्रेट निकोबार से अलग करता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ग्रेट चैनल जो है वो इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। उसके बाद में अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में और पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान में स्थित है और यहीं सेलुलर जेल भी है और इसी सेलुलर जेल में दोस्तों काले पानी की सज़ा दी जाती है और यहीं पर वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है। इसके बाद में हैवलॉक द्वीप की बात करें तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके अब स्वराज द्वीप कर दिया गया है, जबकि राष्ट्र द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। वहीं नील द्वीप की बात करें तो नील द्वीप का भी नाम परिवर्तित हुआ है और इसका नाम परिवर्तित करके शहीद द्वीप कर दिया गया है और ये सभी के सभी जो हैं वो दक्षिणी अंडमान में स्थित हैं। इसके बाद में अब्दुल कलाम द्वीप की बात करें तो अब्दुल कलाम द्वीप का नाम बदल करके व्हीलर द्वीप किया गया है जो कि ओडिशा से 150 किलोमीटर के दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद में कोको स्ट्रेट या कोको चैनल की बात करें तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार में एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप अर्थात एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों सैडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके बाद में नारकोंडम द्वीप जो है वो उत्तरी अंडमान की पूर्व में है, जबकि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोस्तों माउंट थुलियर और ये माउंट थुलियर जो है दोस्तों वो कहाँ है, तो ये ग्रेट निकोबार पर है। उसके बाद में डंकन पास के बारे में बात करें तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है, जबकि ओंग जो है वो एक छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ओंग जो है वो क्या है दोस्तों, एक जनजाति का नाम है और ये कहाँ रहती है, तो ये रहती है दोस्तों छोटा अंडमान द्वीप में। उसके बाद में सोम्पेन की बात करें तो सोम्पेन जो है वो निकोबार द्वीप की जनजाति है, जबकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वह है दोस्तों बैरन द्वीप और ये मध्य अंडमान में या मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद में हम लोग पंबन द्वीप के बारे में बात करें तो पंबन द्वीप जिसे कि आदम ब्रिज भी कहा जाता है और ये पंबन द्वीप जो है वो आदम ब्रिज का ही एक भाग है। उसके बाद में आदम ब्रिज या राम सेतु की बात करें जिसे कि रामेश्वरम भी कहा जाता है, ये कहाँ है दोस्तों, ये है तमिलनाडु में। और पंबन द्वीप के अंतिम छोर जो है वो धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी रहा था उसे हम लोग पूर्ण रूप से कवर किए हैं और फिर इसके साथ ही अपने सेशन को आज यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर जब मिलेंगे अगले सेशन में तो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अगले टॉपिक को। इस पुस्तक को दोस्तों हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में करके ख़त्म करेंगे क्योंकि ये पुस्तक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके एक एक लाइन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना भी है। तो इस तरीके से हम लोग इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके एकदम आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।